हेलो, प्रणाम, जय गुरुदेव। आज की शुरुआत करने से पहले फ्यू इंस्ट्रक्शंस कि अगर किसी को साउंड नहीं आ रहा है तो प्लीज वो डायल इन का ऑप्शन कर दे। हालांकि वो चैट में आपको मैसेज कर दिया गया है। और जिस किसी का भी मोबाइल का नाम बता रहा है लाइक रेडमी, गैलेक्सी, आईफोन, सो प्लीज उसे राइट क्लिक करके रीनेम कर दे और उसमें अपना नाम वह लोकेशन टाइप कर दे। और यदि आपको कोई टेक्निकल इश्यूज हो रहा है तो प्लीज जो चैट में आपको नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके अब उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशिता अहमदाबाद गुजरात से आप सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का वेबिनार का जो हमारा टॉपिक है भावी पीढ़ी का नवनिर्माण, इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय गायत्री शर्मा दीदी, शांति कुंज हरिद्वार से। आप she is a wife of Dr. O.P. Sharma, MBBS, DMER. She has done MBBS KG Medical College, Lucknow in 1969 and DGO KG Medical College, Lucknow in 1971. Her work and experience from 1971 to 2003 work on different posts as gynecologist and administrator in different hospital and Directorate of Medical Health and Family Welfare, Government of UP, Lucknow. She took voluntary retirement from the post of Director General, Medical and Health Services, Uttar Pradesh, Lucknow on 1st August 2003 by the inspiration of Param Pujya Gurudev and Param Vandaniya Mataji, and under the guidance and advice of respected Dr. Pranav Pandyaji, MD, and respected Shail Balaji, head of all Gayatri Parivar, and since then she is residing at Shanti Kunj. She is a life member of Indian Medical Association, life member Provisional Medical Association, working for the mission under the guidance of Gayatri Tirth Shanti Kunj Haridwar since 1980 by propagating the message of scientific spirituality of Param Pujya Gurudev and Vandya Mataji in different seminar functions and door-to-door work. She is one of the organizers of Ashmed Yagya 1993 at Lucknow, Brahmadeep Mahadeep Yagya, June 1990 at Lucknow, Pragya Puran and Mahila Jagran Sammelan 1998 Lucknow, reciting Gayatri mantra since 1960, daily since 1969 Vasant Panchami. So I heartily welcome डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी एंड आई रिक्वेस्ट कि आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए आज सबसे पहले उन महाकाल को नमन करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में हम सभी आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाने के लिए, उन्हीं के विचार को सुनने के लिए ऑनलाइन हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले तो हम अपने जानी भाई को और जिगर भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लॉकडाउन के समय में उन्होंने ऑनलाइन सबको गुरुदेव के संदेश देने के लिए ये प्रोग्राम सुनिश्चित किया है। आज हम सभी अपने बच्चों को, कोई डॉक्टर बनवाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, ऐसे कोई आईएएस बनाना चाहता है, लेकिन शायद ही कोई हो जो ये कहें कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को महामानव बनाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी देश का गौरव और उसका जो अमानत होती है
वो पैसे रुपए या संसाधनों से नहीं आंकी जाती है। किसी देश की गौरव जो है वो वहां के महामानव होते हैं, परिवार के हों, चाहे समाज के हों, चाहे राष्ट्र के हों, राष्ट्र उन्हीं से गौरवान्वित होता है। आज हम भूल गए हैं कि हमको अपने बच्चों को कैसे बनाना है। हम बड़ा आदमी तो बना देते हैं, पैसे रुपए वाले, संसाधन वाले, टेक्नोलॉजी वाले। रावण से बड़ी टेक्नोलॉजी आज तक किसी के पास नहीं। रावण से बड़ा पैसे वाला, संसाधन वाला आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज हम रावण का पुतला जलाते हैं। कारण केवल एक, निकृष्ट योनि का हो गया था, उसका चरित्र गिर गया था। आज परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महामानवों का काल पड़ गया, और महामानव जो हैं वो उनको गढ़ना बहुत आवश्यक है। महामानव कौन? जिनका चिंतन उत्कृष्ट हो, जिनका चरित्र आदर्शवादी हो, जिनके व्यवहार में शालीनता, तप, त्याग, प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, सहयोग, सहकार की वृत्ति हो, जो अपने लिए ही नहीं दूसरों को भी ऊंचा उठाने के लिए अपना साधन, समय और श्रम लगाते हैं। ऐसे महामानवों के अकाल पड़ जाने के कारण आज व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं के अलावा विश्वव्यापी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। परम पूज्य गुरुदेव को इन्हीं महामानवों को गढ़ने के लिए सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के माध्यम से ईश्वर ने शायद जमीन पे इसीलिए भेजा कि व्यक्ति का निर्माण हो। तो व्यक्ति का निर्माण तो हो, लेकिन कहाँ से शुरू हो? इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति का निर्माण यदि गर्व से कर दिया जाता है तो फिर वो व्यक्ति आगे असफलता के पद पर नहीं चलता, फिर वो निरंतर आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का एक आंदोलन शांति कुंज से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंदर ये 3 कार्यक्रम चल रहे हैं। पहला, गर्भवती माता के स्वास्थ्य के लिए उसका शारीरिक, मानसिक, उसका भावनात्मक और उसका स्पिरिचुअल स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, ताकि आने वाला जो बच्चा है वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ बन सके। इसके लिए एक जन जागरूकता कार्यक्रम पावर पॉइंट के माध्यम से शांति कुंज से प्रारंभ किया गया है। दूसरा है गर्भोत्सव संस्कार, जो कि एक तरह से एक ओथ टेकिंग सेरेमनी है, जिसके द्वारा गर्भवती माता और उसके पति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों को भी का भी ध्यान उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आकर्षित किया जाता है। तीसरा कार्यक्रम है कि उन गर्भवती माताओं को क्या करना है, उनका आहार विहार, उनका आचार विचार, उनका वातावरण कैसा हो, जिसके कारण वो अपने बच्चे को पूर्ण रूप से शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक रूप से भी अच्छा बना सके। आज जन जागरूकता कार्यक्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे ऋषियों ने भी, जो अध्यात्म जगत के गुरु थे, उन्होंने ये बताया कि महामानवों को गढ़ने के लिए एक विधा बनाई। उस विधा को उन्होंने संस्कार का नाम दिया, जो कि ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव डिवाइसेस हैं। 16 उन्होंने संस्कार बनाए, जो कि समय समय पर उस मनुष्य को, उस बच्चे को संस्कारित करते हैं। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में जड़ी बूटियां बार बार उसको जलाकर, उसको भस्मीभूत करके उसको अच्छा बनाया जाता है, तो पारे जैसी जहर भी एक अच्छा जीवन दायिनी औषधि बन जाती है। उसी तरह से उन्होंने संस्कार परंपराओं को प्रारंभ किया। तो ये संस्कार जो है मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर संपन्न किए जाते हैं, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति के मनोविज्ञान, एंडोक्रिनल सिस्टम पे और जीन्स पर पड़ता है, जिसके कारण जो
सबकॉन्शियस माइंड में कुसंस्कार बसे होते हैं, उनको हटाकर अंतर मन को सुसंस्कारों से प्रकाशित कर देते हैं, अंतर मन में सुसंस्कारों की स्थापना कर देते हैं। तो ये संस्कार हमारे केवल कर्मकांड नहीं है, ये धर्म तन से लोक शिक्षण है। अगर हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो उनका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे न्यूरॉन्स पर पड़ता है, और वो बार बार रिपीट करने से उनके ऊपर एक स्थायी छाप पड़ जाती है, ऐसा हमारा मेडिकल साइंस कहता है, जिसको कि हम संस्कार कह सकते हैं। तो इसको समझने के लिए कि मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मानव का शरीर क्या है। मानव के शरीर 3 आयाम है उसके। एक ये स्थूल शरीर है, जिसको कि हम देखते हैं और अपने सारी फिजिकल एक्टिविटीज इसी स्थूल शरीर से करते हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं या मेंटल बॉडी कहते हैं, और इसमें 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये आत्मा जो है ये हमारा कारण शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है ये बड़ा पावरफुल है। इसमें जो मन और बुद्धि है ये हमारे सूक्ष्म शरीर का केवल 10% भाग है, जिससे हम कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, निर्णय लेते हैं, कुछ बन जाते हैं पढ़ लिख करके, ये केवल 10% भाग है। लेकिन इसका 90% भाग जो है ये हमारा अचेतन मस्तिष्क है, जिसको कि हम सबकॉन्शियस माइंड या अध्यात्म की भाषा में चित्रगुप्त भी कहते हैं, चित्त कहते हैं। ये एक स्टोर हाउस है, जिसके अंदर हमारे पूर्व जन्म के सारे क्रियाकलाप इसमें स्टोर होकर के आते हैं। और इस बच्चे का जो गर्भ में है उसका ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो माँ के अचेतन मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। तो माँ यदि अपने आहार, अपने दिनचर्या, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को यदि अच्छा बना ले, तो वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे गुणों को लिख सकती है। आज हमारे युवा जो हैं उनके नैतिक और भावनात्मक मूल्य गिरते चले जा रहे हैं, जिसके कारण उनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार एक चिंता का विषय बन गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल ये कारण क्या है कि वो बन गया ऐसा बच्चा हमारा? क्योंकि हम केवल स्थूल शरीर पर ध्यान देते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर, उसकी मन बुद्धि, उसके चित्त को, उसके संस्कारों को अच्छा बनाने के लिए ना तो जानकारी है और ना हम इसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए शांति कुंज हरिद्वार से एक आंदोलन गर्भोत्सव संस्कार का श्रद्धेय डॉक्टर साहब के और श्रद्धेय शैल जी के मार्गदर्शन में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये प्रारंभ किया गया है। क्या? एंटीनेटल विमेन में कैसे हम अच्छाइयों को डाल दें, ताकि वो बच्चा, ये साइंस भी कहती है कि लगभग 70 से 80% बच्चे की पर्सनालिटी जो होती है वो गर्भ में ही बन जाती है। तो एक एंटीनेटल मास अवेयरनेस प्रोग्राम गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि गर्भ में जो शिशु है उसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का परिशोधन, परिमार्जन, रिफाइनमेंट हो सके, और उसका लक्ष्य है कि आने वाला जो संतान है वो शरीर से स्वस्थ हो सके, मन से संतुलित, विवेकवान हो सके और भावनात्मक रूप से सक्षम, वो प्रखर, प्रतिभाशाली, गुणवान संतान हो सके, जो न केवल अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र की समस्याओं को बल्कि विश्व की समस्याओं को समाधान करने में अपना योगदान कर सके। इसलिए ये गर्भ संस्कार का आयोजन किया गया है। तो गर्भ संस्कार केवल कर्मकांड नहीं है, ये प्रजनन विज्ञान का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें गर्भवती माता को उसको स्वस्थ, प्रसन्न, शालीन, आस्तिक, अनुकूल वातावरण बनाने और उसके आहार विहार एवं सुव्यवस्थित तथा स्वस्थ दिनचर्या के लिए जानकारी दी जाती है।
एक छोटे से कर्मकांड के माध्यम से, जिसमें उसके परिवार वाले, उसके इष्ट मित्र भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में और ईश्वर की प्रेजेंस में एक संकल्प समारोह मनाया जाता है, जिसमें कि माँ, पति और घर वालों का ध्यान उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर आकर्षित किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो ये एक अचेतन मन का सूक्ष्म इलाज है। आज मनाते तो सब हैं, हिंदुओं में गोद भराई, बेबी शावर क्रिश्चियंस में और तहनीक मोहम्मडन्स में, हर धर्म में ये मनाया जाता है, लेकिन वो केवल एक सामाजिक समारोह करके, कुछ उपहार दे करके ये समाप्त हो जाता है। इसलिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये ज्ञान हमारे पूर्व की माताओं को मालूम था कि गर्भ से वो अपने बच्चों को गढ़ देती थी, उनको अच्छा बना देती थी। आप सभी जानते हैं कि जीजाबाई ने शिवाजी को गर्भ से गढ़ा था, जबकि उनके पति ने उनको महाराष्ट्र भेज करके अपनी दूसरा विवाह कर लिया था। फिर भी हर परिस्थिति का सामना करते हुए वो हमेशा प्रसन्न रही और अपने बच्चे को एक अच्छा कुशल शासक बनाया, जिसने कि मराठा राष्ट्र को का स्थापना की। इसी तरह से रानी मदालसा ने अपने 3 बच्चों को राजा के कहने से ब्रह्मज्ञानी बनाया और चौथे बच्चे को अपनी इच्छा शक्ति से अपने वैसे ही सोचा, अपने वैसे ही भावनाएं की, वैसी ही पढ़ाई की, वैसे ही उन्होंने अपना वातावरण बनाया और उस बच्चे को, चौथे बच्चे को राजा के कहने से कुशल शासक बनाया। यही नहीं, गर्भ में बच्चा सुनता है, इसका प्रमाण आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। लेकिन जब सिखाया किसने था? उनके पति अर्जुन ने। जब थोड़ी देर के लिए सुभद्रा सो गई तो अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाया, जिसके कारण युद्ध में उसको अपनी जान गंवाना पड़ा। तो आज परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज सारी सुभद्राएं और आज सारे अर्जुन सो गए हैं, उनको फिर से जगाना है, उनको फिर से बताना है कि आपको अब क्या करना है। तो ये सारी माताओं ने गर्भ से ही महामानव बनाया था। इसीलिए आपके भारतवर्ष में 33 करोड़ महान पुरुष और महान नारियां थे, जिनको हम देवी देवता के नाम से जानते हैं, और उनकी दिव्यता ने ही भारत को जगत गुरु सोने की चिड़िया और चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। तो कहने का मतलब है कि ये कोई हवाई कहानियां नहीं है। ये रोपर्ट शेल्ड्रिक हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने मॉर्फेटिव कॉजेशन का एक सिद्धांत बताया, जो ये कहता है कि माता के विचार, भावनाएं, आहार, उसका परिवार और समाज का वातावरण तथा उसकी दिनचर्या एक मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स जनरेट करती है, जो कि जाकर के बच्चे के मस्तिष्क में उसकी 70 to 80% पर्सनालिटी को गढ़ देती है। यही नहीं, बल्कि आज की एक नई विज्ञान की धारा है, जिसको एपिजेनेटिक के नाम से जानते हैं। एपी मीन्स अबव, मतलब ये जीन्स के ऊपर है, ये उससे ज्यादा पावरफुल है। और एपी जीन्स जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं भावनाओं से, विचार से, वातावरण से, घर के बाहर के वातावरण से, आहार से, दिनचर्या से, इनसे सबसे प्रभावित होते हैं। लेकिन ये जीन्स को ऑन और ऑफ करने की इनके अंदर शक्ति होती है। तो ये कैसे ऑफ करती हैं? जीन्स को तो कोई डीएनए को तो चेंज कर नहीं सकता, सीक्वेंस को, तो ये फिनोटाइप चेंज करते हैं। और फिनोटाइप चेंज से क्या होता है कि जीन्स ऑफ हो जाते हैं और वो जैसी एपी जीन्स होती हैं वो चीज वो हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप की जीन्स वाला बच्चा प्रहलाद महामानव कैसे बन गया?
क्योंकि जब हिरण्यकश्यप तप करने चले गए तो उनकी वाइफ गयाधु को इंद्र ने अरेस्ट करके मारने ही जा रहे थे कि इस बीच में नारद जी आ गए। उन्होंने कहा गर्भवती माता को मारना धर्म विरुद्ध है, अतः ये हमारे साथ जाएंगी, इनके गर्भ के अंदर कोई महामानव है। वो अपने अपने यहाँ ले गए आश्रम में, आश्रम का उनका वातावरण दिया, स्वाध्याय कराया, सत्संग कराया, अच्छे अच्छे तानपुरे पे म्यूजिक सुनाए, उनका आहार शुद्ध सात्विक संतुलित आहार खिलाया। और फिर क्या हुआ, वो हिरण्यकश्यप की जीन्स जो है वो ऑफ हो गई और जो नारायण की जीन्स थी, जो वातावरण उनको मिला, वो जीन्स जो है वो ऑन हो गई और वो बच्चा जो है भक्त प्रहलाद बन गया। अगर इसका उल्टा देखें तो वज्रश्रवा ऋषि का नाती और पुलस्त का नाती और वज्रश्रवा ऋषि का पुत्र माता के राक्षस कुल के होने के कारण वो रावण बन गया। तो इसी तरह से अगर हमारा आहार विहार, हमारे विचार, यदि हमारा दिनचर्या अच्छा हो जाए तो हम एक अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर का है वो एपिजीन्स है, जिसमें हम जो चाहें फीड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और जो आपका जीन्स है वो आपका हार्डवेयर है जो कि बदलता नहीं है। तो इस तरह से अगर आपका आहार विहार आचार विचार अच्छा हो गया तो आप मनचाही संतान पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि यदि माता खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है तो उसके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स बनेंगे, जैसे सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकैफलिन, डोपामीन आदि। ये बच्चे में अच्छे गुणों को विकसित कर देते हैं। जैसे ये बच्चा प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, एकाग्रचित, व्यवहार कुशल, आत्मविश्वासी, सही निर्णय लेने वाला, रचनात्मक, समझदार बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर माँ दुखी है, परेशान है, सताई गई है या खुद उसके अंदर नेगेटिव विचार हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों की बुराई करने के, यदि उसके अंदर ये नेगेटिव विचार हैं तो उसके अंदर से नेगेटिव हार्मोन्स बनेंगे, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, जो कि बच्चे की नस नाड़ियों को जाके सिकोड़ देंगे और उसके अंदर ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसके कारण बच्चा अनेक बीमारियों की जड़ लेकर पैदा होगा। और ये बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज, रोने वाला, असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से वो बच्चा कमजोर पैदा होगा। एक ADHD बीमारी जो आज बहुत कॉमन है, इंडिया में 10 लाख बच्चे प्रति वर्ष इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनको वो एकाग्र नहीं हो पाते, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम कहते हैं इसको। ये बच्चे घर के लिए प्रॉब्लम, स्कूल के लिए प्रॉब्लम और ये अपने समाज के लिए भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यदि ऐसा तनावपूर्ण वातावरण रहा तो आपके बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि माँ का आहार संतुलित, सात्विक, संस्कारित ना हुआ, उसको कम आहार दिया गया, कुपोषित माँ है, तो वो बच्चा भी अंडर नरिश्ड और माल नरिश्ड बच्चा पैदा होगा, जो कि कई महत्वपूर्ण बीमारियों को लेकर के पैदा होगा। इन्हीं को डॉक्टर्स कहते हैं एडल्ट डिजीजेस ऑफ फीटल ओरिजिन, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, मानसिक और व्यवहारिक समस्याएं तथा हार्ट की इस्चीमिक हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों से ग्रसित हमारा बच्चा पैदा हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि तप की बड़ी शक्ति होती है। भगवान कृष्ण को जब प्रद्युम्न को पैदा करना था और भगवान शंकर को जब कार्तिकेय को पैदा करना था, तारकासुर राक्षस को पैदा करने के लिए, तो 12 वर्षों तक उनको बद्रीनाथ में जाकर के तप करना पड़ा था।
तब कहीं जाके ऐसी संतान मिली जो कि राक्षसों का अंत कर सके। आज हमारे बच्चे बिना सोचे समझे एक्सीडेंटल बच्चे, एक्सीडेंटल चाइल्ड आ जाते हैं, जबकि आज विज्ञान भी कह रहा है। आप देखिए, अच्छे बच्चों को पैदा करने के लिए हमारे ऋषियों ने 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया था कि गृहस्थ में प्रवेश करने के पहले आप अपना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वातावरण को अच्छा बनाइए, ताकि आने वाली संतान जिस बीज से पैदा होगी वो बीज अच्छा बन सके। इतना तो आज के समय में पॉसिबल नहीं है, फिर भी आज हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट कहती हैं कि 3 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड, B12, जिंक आदि की टैबलेट खाना शुरू करिए, जिससे कि मानसिक और स्पाइंस की एबनॉर्मेलिटी वाला बच्चा ना पैदा हो। ये केवल फिजिकल हेल्थ की बात हुई, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि उस बच्चे को कम से कम 3 महीने पहले से तैयारी करिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और अपने वातावरण और आहार को ऐसा बनाइए ताकि आपके अंदर का जो बीज बन रहा है वो अच्छा बीज बने। आप देखिए, एक पैदावार को पैदा करने के लिए यदि बीज हमारा रोगी हो, खराब हो, तो हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी, और अगर हमारा खेत खराब हो तो भी पैदावार नहीं मिलेगी। इसी तरह से मनुष्य के भी बीज होते हैं जिनको गैमीट्स कहते हैं। पुरुष में स्पर्म और लेडीज में ओवा कहते हैं। इनके ऊपर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है। हमारी एक साइंटिस्ट हैं जर्मनी के, जो रिक एंड वॉल्टर, जिन्होंने एक रिसर्च की 2001 में कि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे के जेनेटिक इंजीनियर होते हैं। वो अपनी जो उनके गैमीट्स हैं उन पे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कर सकते हैं। कब? जब गैमिटोजेनेसिस होती है, जब गैमीट्स फॉर्मेशन शुरू होता है, और गैमीट फॉर्मेशन मैच्योर होने में 3 महीने लगता है। इसीलिए 3 महीने पहले से यदि तैयारी कर ली जाए तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसका बीज अच्छा हो जाएगा, और वो बच्चा हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चा, महान बच्चा पैदा हो सकता है। आप देखिए, सबसे तेजी से बच्चे का मस्तिष्क बढ़ता है। इस तेजी से बढ़ते हुए मस्तिष्क में जिस टाइप के इम्प्रेशंस माता के द्वारा, पिता के द्वारा, उनके घर वालों के द्वारा डाल दिया जाता है, वैसा ही बच्चा बनता चला जाता है। अभी पता भी नहीं है माता पिता को कि उनके गर्भ में बच्चा आ गया है, तभी वो बच्चे के अंदर 18 से लेके 26 दिन के अंदर पूरे मस्तिष्क की नींव पड़ जाती है। आप देखिए, 5वां ये 26 वर्ष तक, 26 दिन तक ये बच्चे की ये न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट और न्यूरल ट्यूब बन जाती है। अब ये बच्चे की जब फाउंडेशन वीक हो जाएगी तो ये बच्चा कैसे अच्छा बच्चा बन सकता है। इसी तरह से 5वें हफ्ते में जब हमको पता लगता है तब ये पूरी तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा बच्चा जो है पहले महीने में जब हमें पता लगता है उसी समय उसके ब्रेन की ही नहीं बल्कि उसके ऑर्गन्स का भी फाउंडेशन बन जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि 2nd वीक में मस्तिष्क, जब अभी गर्भ में पता ही नहीं है, 3rd वीक में न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट, और 4th में 26वें दिन में उसका जो है न्यूरल ट्यूब जो है वो ज्वाइन कर जाती है। तो इस तरह से उस बच्चे की फाउंडेशन पहले ही महीने में बन जाती है। और जब हम गर्भ संस्कार कराते हैं 3रे से 4थे महीने के बीच में, तो उस समय जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उस बच्चे की वो 2,50,000 प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं। अब इस तेजी से बढ़ते हुए मस्तिष्क में जिस तरह की छाप माता पिता और घर वालों के द्वारा डाल दी जाती है वैसा ही बच्चा बन जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा आवाज पहचानने लगता है, महक पहचानने लगता है और स्वाद भी पहचानने लगता है।
इसलिए इस समय चौथे माह में, तीसरे से चौथे माह के बीच में गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उस माता का कैसा, उसका क्या आहार विहार होना चाहिए, क्या उनके घर वालों का होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। छठे महीने में बच्चे के इमोशनल सेंटर डेवलप हो जाता है और अब माँ खुश है तो बच्चा भी खुश होता है, और अगर माँ बीमार है, माँ अगर दुखी है तो बच्चा भी दुखी होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, ये माँ बाप बहुत जोर से लड़ाई करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। अब ये रिलैक्सिंग बेबी टेंशन में आ जाता है, फिर वैसा ही बच्चा बनेगा जैसा कि हमने आपको बताया। अब ये एक दूसरी माँ है जो अपने बच्चे से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, प्यार करती है, उसको कहानियां सुनाती है। उसके घर वाले भी बड़े केयरिंग हैं और बहुत ही ज्यादा परवाह करने वाले हैं। सब एक साथ मिल बैठकर बातें करते हैं, भोजन करते हैं, आपस में पूजा आरती करते हैं, तो बच्चा भी शेयर करता है और मुस्कुराता है। तो केवल मुस्कुराता नहीं बल्कि वो डांस भी करता है। अगर माँ बहुत सूदिंग मेलोडियस म्यूजिक सुनती है तो बच्चा डांस करता है। क्यों? क्योंकि उसके विचार भावनाएं भी उससे जुड़ जाते हैं। जैसे इन संगीत, कैसे संगीत, जैसे हमारे क्लासिकल म्यूजिक हैं, हमारे जो ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हैं, हमारे वैदिक मंत्र हैं, ओंकार हैं, गायत्री हैं, इनको बजाने से कहते हैं गायें दूध अच्छा देने लगती हैं। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। उसी तरह से आज हमारा विज्ञान कह रहा है कि न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है म्यूजिक और उसके वाइब्रेशन से। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि वो बच्चा कैसा डांस करता है। अब ये बच्चा है आपके गुजरात का ही है, गर्भोत्सव संस्कार हुआ था, सारा उसने जितने उनको बताया गया था उसका पालन किया था। तो ये बच्चा जो है अभी 3 महीने का भी नहीं है, और ये बच्चा जब उसकी माँ पहले भी गर्भ में थी तो गायत्री मंत्र उसको सुनाती रहती थी, तो ये बच्चा भी ओंकार बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं, जो गर्भ में सिखाया जाता है वो बच्चों के अचेतन में चला जाता है। अब ये दूसरा बच्चा है, ये म्यूजिक सुनने के बाद इसकी माँ जो थी वो गर्भ में जब कभी टेंशन में आती थी वो एक म्यूजिक सुनती थी। अब ये उसका बच्चा अभी हार्डली 6 मंथ्स का भी नहीं है, और वो जैसे ही रोता है, अगर वो म्यूजिक बजा देती है तो वो बच्चा जो है चुप हो जाता है और उसको ध्यान से सुनने लगता है। तो इस तरह से बच्चे गर्भ में चीजें सीख लेते हैं और बाहर उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। अब ये एक बच्चा है जो कि गीता का पाठ अभी 2 साल का भी नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप पहले करते थे तो ये भी करता है। तो 8वें महीने में बच्चा जो है उसके अंदर मेमोरी एंड लर्निंग सेंटर एक्टिव हो जाते हैं। अब बच्चा हर चीज सीखने लगता है, याद करने लगता है। गर्भ में बच्चा अपने माँ के 24 घंटे में 5000 वर्ड सीखता है। इसके अलावा उनके घर में जितने लोग हैं, उसकी बहन, उसके पापा, उसके बाबा, दादी, सबके वो
वर्ड्स को सीखता है और याद करता है। तो बच्चे का मस्तिष्क जो है वो बड़े लोगों के मस्तिष्क से ज्यादा रिटेन करने की पावर होती है। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। बच्चा सोल कॉन्शियस है, इस समय वो बॉडी में नहीं है। तो सोल कॉन्शियस बच्चा जो होता है उसकी क्योंकि अचेतन मन काम कर रहा है तो हर चीज उसमें स्टोर कर जाती है। अब उसमें रोकता कौन है? हमारा चेतन मन रोकता है, हमारी मन और बुद्धि। आप देखिए चेतन मन कभी कभी हमें काम करने से, सुबह उठना है, सुबह उठने से रोक लेता है, लेकिन यहाँ उस बच्चे का ऐसा कोई मन काम नहीं कर रहा है। आप जो उसमें डालेंगे अचेतन मन में वैसा ही बच्चे के अंदर स्टोर होता चला जाएगा। 9वें महीने में वो कई भाषा, कम से कम 4 भाषाएं सीख सकता है और ये सारी सूचनाएं इकट्ठा करके वो बच्चा पैदा हो जाता है। अब बच्चा माँ से बात भी करता है। कैसे? क्योंकि वो आत्मा से बात करता है। आत्मा निकल जाती है तो कोई व्यक्ति जो मर जाता है वो ना बोलता है, ना खाता है, ना देखता है, लेकिन जब उसके अंदर कोई चीज निकल गई, आत्मा निकल गई, इस कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस बच्चे की आत्मा उस बच्चे माँ से बात करती है और जब कब करेगी? जब माँ जो है शांत चित्त होकर के उस बच्चे से बातें करना चाहेगी तो बच्चा कहता है, माँ मेरा मस्तिष्क बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल इंसान बन सकूं। तो यही नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी ओवरऑल किससे बनती है? उसकी बौद्धिक प्रतिभा IQ जिसको कहते हैं, उसकी भावनात्मक प्रतिभा जिसको EQ कहते हैं, और आध्यात्मिक प्रतिभा या सोशल प्रतिभा से बनती है। अब इसका भी फाउंडेशन मदर के गर्भ में बन जाता है और वो डिपेंड करता है कि उस समय उस माँ का मानसिक और भावनात्मक स्तर कैसा था। तो IQ का मतलब होता है उस किसी का क्रिटिकल लॉजिकल स्किल कैसी है, उसको याद करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी रीजनिंग करने की, अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी कैसी है। बच्चा साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि बच्चा स्कूल में सफल है, पढ़ाई में सफल है, तो हम कहते हैं उसका IQ बहुत बढ़ गया है, जो कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट, वो लेफ्ट ब्रेन से कंसर्न करता है। और जबकि राइट ब्रेन जो हमारा है वो भावनात्मक प्रतिभा से वो ये बताता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, आप दूसरों के इमोशंस को समझते हैं कि नहीं, आप जो हैं आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको फेस कर सकते हैं कि नहीं। ये सारा हमारा इमोशनल कोशेंट है। मतलब साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि वो एक सफल इंसान जीवन में है कि नहीं, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पढ़े या ना पढ़े वो एक अच्छा इंसान बने, इसके लिए कोशिश करो। गांधी जी का कोई बहुत अच्छा क्लास में नहीं थे, लेकिन उनका इमोशनल क्वेश्चन, उनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जिसके कारण वो आज हमारे ही देश में नहीं बल्कि दुनिया में आज उनको लोग याद करते हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब है कि उसके अंदर मॉरल और ह्यूमन वैल्यूज आई कि नहीं, उसके अंदर प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति आई कि नहीं। सोशल क्वेश्चन का मतलब है कि उसका व्यवहार अपने घर में और अपने परिवार में ही नहीं बल्कि अपने समाज में कैसा है, अपने ऑफिस में कैसा है, इन सब की नींव गर्भ में पड़ती है। तो बच्चे में अच्छी आदत डालने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो गर्भ से 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा यदि 3 महीने पहले से नहीं शुरू कर सकते तो कम से कम 3 महीने से तो स्टार्ट कर दें, जिसके लिए ये गर्भ संस्कार मनाया जाता है। और मैक्सिमम 5 वर्ष तक आप उस बच्चे को अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे का कॉन्शियस माइंड भी काम करने लगता है। फिर जो आपने सिखाया है, आपने दिखाया है, आपने उसे समझाया है, कहानियों के माध्यम से सुनाया है, वैसा ही बच्चा बनता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कुछ एक्टिविटीज ऐसा करिए जो कि आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन को दोनों को डेवलप करे उस बच्चे के, तो ग्लोबल इंटेलिजेंस उस बच्चे की होगी, जिसके लिए कुछ जो है शिक्षण दिया जाता है परिवार वालों को भी
और घर वालों को भी। अब परिवार वाले लोग किस चीज का संकल्प लेते हैं गर्भ संस्कार के समय में, यदि नहीं भी लिया है तो अगर वो इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भी उनका बच्चा एक अच्छा इंसान बनता चला जाएगा। जैसे अगर जो बच्चा है वो केवल आपका ही नहीं है, वो समाज का है, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक आपके पास डिवाइन गेस्ट आया है। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको अच्छा नाश्ता कराते हैं, उससे प्यार भरी बातें करते हैं, आप शोर नहीं मचाते। तो एक ये बच्चा जो है ये डिवाइन गेस्ट है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपके घर का वातावरण स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न और आध्यात्मिक हो। यदि आपस में बैर द्वेष है तो उसको भुला करके घर में एक बहुत अच्छा शालीनता का वातावरण बनाना पड़ेगा। नशा सेवन और कुसंस्कार यदि हैं, यदि क्रोध, तनाव, तेज आवाज, गाली गलौज, गला केश का वातावरण है तो उसको अपने घर से हटाना पड़ेगा और शालीनता का वातावरण बनाना पड़ेगा, स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था करके और तरह तरह की अच्छी बातें, कहानियां सुना करके। इसके अलावा भावी माता कैसा व्यवहार चाहती है ये भी, और कैसा आहार चाहती है यदि उचित है तो उसका पूरा करने का उत्तरदायित्व पति का और उसके घर वालों का है। इसके अलावा माता को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे उसको अपनी दिनचर्या नियमित और स्वस्थ बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि स्वस्थ दिनचर्या और नियमित दिनचर्या जो है ये एक एपिजेनेटिक फिनोमेना है। अगर प्रहलाद की माँ की दिनचर्या स्वस्थ और नियमित ना होती तो प्रहलाद कहाँ से महामानव बनता। इसलिए आपको यदि अपने बच्चे को अच्छा बनाना है तो आपको नियमित दिनचर्या बनानी पड़ेगी, जिसमें कुछ पॉइंट्स हम आपको यहाँ से बताते हैं। जैसे आप सुबह उठ करके उषा पान करेंगी, मतलब कम से कम 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगी। क्या होगा? उससे आपके अंदर के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा और आपके अंदर जो बच्चा पानी में है वो पानी भी धीरे धीरे जैसा उसका बढ़ता है वो भी में कमी नहीं आने पाएगी। इसके अलावा जप ध्यान प्राणायाम करेंगे। जप ध्यान प्राणायाम से बच्चा प्रखर, प्रतिभाशाली, तेजस्वी बनता है। इसके अलावा अपनी धार्मिक पुस्तकें, रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उसका अध्ययन रेगुलर करेंगी ताकि उस बच्चे के अंदर आस्तिकता के गुण आ सके, वो ये समझ सके कि कर्म फल पर वो विश्वास करे, आने वाले समय में वो एक अच्छा इंसान बन सके। बच्चे में अच्छे गुण विकसित करने के लिए कम से कम 4 घंटे विभाजित उस बच्चे को, अगर पूरे दिन आप बात नहीं कर सकती सुबह से लेके शाम तक, वैसे तो बच्चे को हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। सुबह उठते ही उससे बात करिए कि हम अब सुबह उठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन हम वैसा अच्छा काम करें जो आपके अंदर अच्छे गुण विकसित करें। लाइए एक गीत के माध्यम से आपके अंदर कर्तव्य पालन की बात आ जाए तो एक संगीत, कोई भी उठने वाला संगीत सुनाइए। तो 4 घंटे उस बच्चे को अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए गूंजने वाले संगीत सुनकर, स्वाध्याय सत्संग करके, ध्यान के माध्यम से उस बच्चे से वार्ता करके, उस गर्भस्थ शिशु से अच्छी अच्छी बातें करके, शौर्य साहस वाले सफल व्यक्तित्वों का जीवन चरित्र सुनाकर, मानवीय मूल विकसित करने वाले साहित्य पढ़कर, कहानियां सुनाकर, चित्र बनाकर, आप अपनी हॉबी जो हो उस बच्चे से वार्ता करके इस तरह से उस बच्चे के अंदर वो अच्छे गुणों का विकास कर सकती हैं। आप निश्चित मानिए, जिस संगीत को सुनकर बच्चे को उठाएंगी, जिस संगीत को सुनाकर बच्चे को सुलाएंगी, जिस संगीत को सुनाकर, गायत्री मंत्र या किसी भी संगीत को सुनाकर आप भोजन करते वक्त उस बच्चे को भी बात करेंगी, तो जब बच्चा पैदा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो वही संगीत सुन करके वो उठेगा, उसी को संगीत सुन करके वो सोएगा और संगीत के माध्यम से वो बच्चा आपका भोजन भी करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि कार्टून चलाइए, टीवी चलाइए या व्हाट्सएप चलाइए।
तो इस तरह से आप बच्चे से वार्ता करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अलग से एक लेक्चर 1 घंटे का होता है। आप कभी भी कहेंगे तो उसको भी बताया जाएगा। डरावने उत्तेजना वाले धारावाहिक और सिनेमा से बचना चाहिए। दिन में करीब आधे घंटे सोना चाहिए और 1.5 घंटे विश्राम करना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बच्चे के अंदर जा करके उस बच्चे के डेवलपमेंट को अच्छा बना सके। अगर आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, हठवादिता, रूठना आदि से आपको बचना पड़ेगा। घर में सब लोग मिलजुल करके एक साथ खाना खाएं, कभी भी एक बार रात में ही एक बार पूजा आरती करें, सब लोग मिल बैठ के बात करें, जिससे बच्चे के अंदर सहयोग और सहकार की, सबसे मिलकर चलने की बात आ सके। वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करे, ना कि अकेली फैमिली में। इसके अलावा अपने घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए सब तरफ, चारों तरफ अच्छे चित्र लगाइए। वो चित्र हमारे सद्वाक्य के हो सकते हैं, अच्छे महान पुरुषों के, महान नारियों के हो सकते हैं, आपके प्राकृतिक दृश्य वाले हो सकते हैं। इन चित्रों को देखने से उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है। एक इंसिडेंस है कि एक अंग्रेज कपल एक यूथोपिया का एक रेसलर था, उसका चित्र अपने बेडरूम में लगाए थे। रोज रात में उसी को बातें करके वो सोया करते थे। अब ये बच्चा पैदा हुआ तो व्हाइट पेरेंट्स का बच्चा ब्लैक पैदा हुआ। बहुत पता लगाया गया, डीएनए टेस्ट हुआ, कुछ पता नहीं लगा। तो साइकोलॉजिस्ट आकर के उसके कमरे में देखा और उसने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये यूथोपियन रेसलर है, और इसकी बात सुन करके, बातें करके हम लोग रोज सोते थे। तो सोच लीजिए कि जिसको देखते रहेंगे उसका इंप्रेशन भी उस बच्चे पे ना केवल मानसिक भावनात्मक पर पड़ता है, बल्कि उसके फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। इसके बाद आपका आहार जो है वो संतुलित, सात्विक और संस्कारित। अब संतुलित आहार तो आप खाते ही हैं, लेकिन उसमें जो आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब खाते हैं, उसमें केवल इतना देखना है कि आपके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा हो। अब हम सात्विक और संस्कारित की बात थोड़ी सी करते हैं कि सात्विक आहार कौन सा होता है। जो हमारा वेजिटेरियन फूड है, जिसमें वेजिटेबल्स ज्यादा हैं, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा हैं, जिसमें फ्रूट्स ज्यादा हैं, जो न्यूट्रिटिव है और जो इजिली डाइजेस्टेबल है, जो बासी नहीं है, ऐसे खाने को सात्विक खाना कहते हैं। और इसी खाने को हमारी एक साइंटिस्ट है ईवा सेलहब, ये हार्वर्ड की हैं, और इन्होंने कहा कि इस खाने का नाम उन्होंने कहा मूड फूड। क्यों? क्योंकि इस खाने को खाने से हमारे पेट के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, सीरोटोनिन, वो पैदा होते हैं, और वो न्यूरोनल पाथवे जो हमारे ब्रेन और गट से है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और ब्रेन में जाकर के ये बहुत सूदिंग इफेक्ट डालते हैं। ये हमारे मन को अच्छा बना देते हैं। ये सीरोटोनिन हार्मोन जो है, ये फील गुड हार्मोन भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम जंक फूड खाएंगे, तो एक साइंटिस्ट हमारी ऑस्ट्रेलिया की है, फेलिस जेका, वो ये कहती हैं कि अगर आपने ये जंक फूड खाए तो क्या होगा, आपके इस फूड को खाने से आपके ब्रेन में एक सेंटर होता है हिपोकैम्पस, जो कि लर्निंग एंड मेमोरी का सेंटर होता है, और ये सेंटर जो होता है ये छोटा हो जाएगा, इसके सेल वॉल्यूम कम हो जाएंगे अगर आप रेगुलर इसको खाएंगे। इसलिए ना केवल आपकी मेमोरी, लर्निंग, आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता कम होगी, बल्कि उस बच्चे की भी कम हो जाएगी। इसलिए सात्विक आहार में आप ये ध्यान रखिए। दूसरा बात है संस्कारित आहार। संस्कारित आहार का मतलब है आप अपने फूड को एनर्जाइज करिए। कैसे करें? हमारा जो खाना है उसके 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल भाग तो हमारा बाहर चला जाता है, सूक्ष्म जो होता है यही प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है जो आपको ऊर्जा देते हैं, और उसका कारण शरीर जो भोजन का है वो हमारा मन बनाता है।
जिसको कि हमारे ऋषियों ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा बने वाणी। तो हमको इनको संस्कारित करना है। क्यों? क्योंकि खाना बनाने वाले का, खाना परोसने वाले का, खाना जहां से बन के आता है, पैदा होता है, वहां के संस्कार भी हमारे पास जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वनवैश्य देव यज्ञ करके खाना खाइए। आप 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके खाना खाइए। खाने को आप कम से कम, आपका सर्वेंट खाना बनाता है तो जा करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के, या जो भी आपके धर्म का मंत्र है उसको कम से कम 3 बार एनर्जाइज करिए। 3 बार मंत्र पढ़ करके उसको अच्छे संस्कार दीजिए और तब आप अपना भोजन करिए, ताकि ना केवल आपका मन, आपके घर वालों का मन अच्छा बने, बल्कि उस बच्चे का भी मन अच्छा बनता चला जाए। इसलिए ये सब बहुत वैज्ञानिक है। आप देखिए, पानी को लेकर के हमारे ऋषि मुनि श्राप और आशीर्वाद देते थे, इसलिए पानी के माध्यम से भी बहुत संस्कार जाते हैं। इसलिए आप कहीं भी पानी पीजिए, कम से कम उसको 3 बार एनर्जाइज करिए और तब पानी पीजिए। इसके अलावा जो आपको भी खाना खाती हैं, आपको अतिरिक्त पोषक तत्व की जरूरत है, ना केवल गर्भावस्था में, बल्कि जब आप बच्चे को लैक्टेशनल पीरियड में भी जब आप दूध पिलाती हैं, तब भी आपको अतिरिक्त पोषक की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बच्चा बन रहा है उसके 3 पिलर्स हैं। मस्तिष्क बनता है, शरीर बनता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है और आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से मस्तिष्क को अच्छा बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? जो डॉक्टर लोग कहते हैं, DHA, कोलिन, आयोडीन, फॉलिक एसिड, B12, जिंक और ओमेगा 3। ये किसमें होता है? ये बादाम अखरोट में होता है। अगर बादाम अखरोट नहीं खाते तो अलसी टोफू खा लें। ये मूंगफली और दूध के प्रोडक्ट में होता है, तो वो आप खा सकते हैं। दूध और दूध के प्रोडक्ट नहीं खा सकते तो सोयाबीन का दूध और सोयाबीन का टोफू खाइए। और आयोडीन आपके ओट में होता है, केला, बीन्स में होता है, आयोडाइज नमक में होता है, पालक में होता है। इसके अलावा दूध दही आप खाएंगे ही। फॉलिक एसिड जो होता है उसकी टैबलेट तो डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन आप हरी सब्जी, छोले, दाल और बीन्स में भी ये बहुत होता है। तो इसलिए फॉलिक एसिड के लिए ये खाइए, क्योंकि फॉलिक एसिड डिफिशियंसी से ही उसके ब्रेन का और उसके स्पाइन्स के डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। अगर ब्रेन को नहीं मिलेगा तो ब्रेन छोटा रह जाएगा और ब्रेन, मस्तिष्क काम कम करना करेगा, जिसको एनेनकेफली या हम जो रीढ़ की हड्डी का होता है, जिसको कि हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, जिसके अंदर से वो ब्रेन बाहर आ जाता है और बच्चा थोड़े ही दिन में मर जाता है। तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए फॉलिक एसिड भी खाना जरूरी है। B12 के लिए सोया दूध पी सकते हैं, दूध दही मूंगफली में होता ही है। जिंक के लिए हरी सब्जियां खा सकते हैं, वो खाते ही हैं। तो इस तरह से छोले और दाल वाली सब्जियों में जिंक बहुत होता है। ओमेगा 3 को हम दालें और सरसों के तेल या राइस ब्रान ऑयल में भी मिलता है। इसी तरह से शरीर में हड्डियां बनती हैं, तो उसके लिए कैल्शियम चाहिए जो कि दूध में होता है, और मैग्नीशियम भी जरूरी है, जिसके लिए कद्दू, सूरजमुखी के बीज, तरबूज के बीज, अलसी, भिंडी, इन सब में भी होता है। जो लोग महंगी चीज नहीं खा सकते वो कम से कम अलसी तो खा सकते हैं, कद्दू, सूरजमुखी और तरबूज के बीज तो खा सकते हैं। विटामिन बी धूप में तो होती है, लेकिन मशरूम में भी होती है, बादाम में भी होती है। आयरन जो होता है हमारे हरी सब्जियों में, पालक में बहुत होता है। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप खट्टी चीजें खा सकती हैं, नींबू, आंवला, संतरा, जो कि आपको इस समय कोरोना से लड़ने की क्षमता भी दे सकता है, आपके बच्चों को भी देगा। इसलिए विटामिन सी के लिए इस खट्टी चीजों का भी इस्तेमाल करें। विटामिन ई भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसके लिए बादाम, मूंगफली और पालक भी खाएं आप। विटामिन ए बढ़ाने के लिए, जो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, गाजर, पपीता, कद्दू, आम, जो भी पीले रंग के फल हैं। मतलब कहने का है कि आपको हर रंगीन सब्जियां और हर रंग के फल आपको खाने हैं, ताकि आपकी शरीर भी, आपका मस्तिष्क भी और आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। और पाचक स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए, आप पाचन अच्छा हो,
क्योंकि गैस बहुत बनती है, एसिड बहुत बनती है, उसके लिए केला, गेहूं, जौ, दही और मट्ठा भी खा सकते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन जो है वो अंकुरित अनाज में होता है। अंकुरित अनाज में मूंगफली, मूंग और आपका चना, इसको अंकुरित करके यदि आप खाएंगी तो उसमें 500 टाइम्स विटामिन बढ़ जाता है। इसके अलावा उसमें एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को अच्छा बनेंगे। तो आप कम से कम 2-3 चम्मच अंकुरित रोज खाएं। अब आप देखिए आपकी थाली में जो आप रोटी और चावल खाते हैं, बस उसमें ये ध्यान रखिए कि मैदे की चीज और पॉलिश्ड राइस जो है और आलू वगैरह से बचना चाहिए। बाकी फुल ग्रेन आप रोटी और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाइए। गेहूं में अगर आप 10 किलो में 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो चना और 1 किलो जौ मिला लेते हैं तो वो आपका प्रोटीन युक्त आहार हो जाएगा। इसके अलावा सब्जी कम से कम 3-4 कटोरी, फल कम से कम 2 कटोरी और दूध के उत्पादक भी 3 से 4 प्याले, और प्रोटीन मतलब आपकी दाल कम से कम 1-2 कटोरी होनी चाहिए। चीनी का इस्तेमाल अगर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि चीनी में जो एसिड होती है वो खून को गलाती है। इसलिए देशी खांड या जो भी आपका ब्राउन शुगर होती है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन पूरे दिन में 4 से 5 चम्मच से ज्यादा उसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा घी तेल का भी कम से कम इस्तेमाल, केवल 5 चम्मच से ज्यादा नहीं, और वो भी ऐसे तेल का हो जो कि सैचुरेटेड जमा हुआ तेल ना हो, जो कि एक बार हमने कोई चीज बनाई और वो दोबारा उसमें निकला हुआ ना हो, जिसे ट्रांस फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट कहते हैं। वो जाके हमारे अंदर जम जाता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए कोशिश यही करें कि हम कम से कम इन तेल का इस्तेमाल करें। देशी गाय का आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा जो खाने योग्य वस्तु हैं वो हम आपको बता चुके। जो आपको बचना है शराब से और स्मोकिंग से, चाय, कॉफी, बिस्किट, क्रीम, मांस, समुद्री भोजन, कैफीन, जंक फूड, मिठाई, पकवान, इन सब से टिंड जो आपके खाना आता है उससे, और सेंटेड भोजन या बाहर खाने का प्रचलन आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे भी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। आप देखिए शराब पीने वाले का जो बच्चा होगा वो बहुत कम वजन का बच्चा पैदा होगा, जल्दी पैदा हो जाएगा, उसको वो मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा और वो बच्चा मरा भी पैदा हो सकता है। बहुत सारे वो डिफेक्ट लेकर के पैदा होगा, जैसे हार्ट के उसके जो है स्केलेटल डिफेक्ट होंगे, किडनी में उसको देखने में परेशानी होगी और उसको सुनने में परेशानी वाले प्रॉब्लम लेकर के वो बच्चा पैदा होगा। इसको कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का है, जिसके चेहरे और मस्तिष्क का विकास जो है वो बाधित हो गया है और शरीर में भी विकृत आ जाती है। इन बच्चों को सीखने की क्षमता, उनको याद करने की क्षमता, उनका अटेंशन, ये सब जो है ये प्रॉब्लम करता है। और वो जो बोलते हैं या लैंग्वेज उनकी स्पीच है वो भी बाधित होती है। वो लो आईक्यू का बच्चा होता है, जजमेंट नहीं ले पाता है और हाइपर एक्टिव बच्चा ADHD बीमारी से ग्रसित पैदा हो सकता है, जो हमने आपको बताया कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम वाला बच्चा पैदा होगा। अगर आप चाय का काफी अधिक पीते हैं तो उससे भी बच्चे का गर्भपात हो सकता है और बच्चे का वजन, कम वजन वाला बच्चा पैदा हो सकता है, जो कई बीमारियों को लेके पैदा होगा। अगर आप खुद धूम्रपान करती हैं और नहीं भी करती हैं, आपके पति करते हैं या आपके बगल वाला करता है, तो वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो पैसिव स्मोकिंग हो जाती है। तो उससे क्या होगा, एक तो आप जल्दी गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी, दूसरा आपके अंदर स्टेरिलिटी बच्चे आएंगे ही नहीं। इसके अलावा आ भी गया तो उसका अबॉर्शन हो सकता है, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, छोटा बच्चा पैदा हो सकता है। और जो हमारे सिगरेट में जो निकोटीन होती है वो माताओं के जो यूट्रस की नाल होती है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि बच्चा
बच्चेदानी में नहीं जाकर उस नली में पैदा बढ़ने लगता है और वो वहां रप्चर हो जाता है, जिससे माँ का और का जान खतरे में हो जाती है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बच्चे का मस्तिष्क और हृदय पर विकार आ जाते हैं, बहुत कंजेनिटल डिफेक्ट आते हैं। उस बच्चे का आपने देखा होगा हेयर लिप, जिसको क्लेफ्ट लिप कहते हैं और क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, ये वाली शिकायत आ जाती है। उसको विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट भी कहते हैं, हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी उस बच्चे को होती है और ये बच्चे पैदा होने के बाद एक सिंड्रोम है, सडन डेथ, इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, वो बच्चे को हो जाता है। इस तरह से कभी कभी वो जो उसका प्लेसेंटा होता है, जिससे बच्चे को खाना मिलता है, वो अपने आप छूट जाता है और प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है, जिसके अंदर माँ बच्चे दोनों की जान का खतरा होता है। और हमें मांस क्यों नहीं खानी चाहिए? मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए कि जब जानवर पीड़ा से जब उसको मारा जाता है तो उसके अंदर कितनी पीड़ा होती है, वो भाव सब उसके अंदर चले जाते हैं, उसके कारण शरीर को खराब बना देते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स, कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, जो कि उसकी हृदय गति, रक्तचाप और ग्लूकोज को बढ़ा देता है, जो कि खाने पे हमको नुकसान करता है। इसके अलावा जब हम जानवर लोग जो मांस खाते हैं, उनके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है, जिससे कि मांस बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और उसके मुंह के अंदर जो होता है वो भी एसिडिक सलाइवा होता है। तो जो मनुष्य का सलाइवा है वो क्या है? एल्कलाइन है और उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतनी ज्यादा नहीं बनती, इसलिए पहली बात तो पचने में नुकसान करेगा। दूसरी बात, जो मनुष्य की आंतें हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और जो मांसाहारी हमारे पशु हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, इसलिए उसके अंदर मीट जल्दी निकल जाता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो मांस है वो देर तक पड़ा रहता है, जिसके अंदर सड़न पैदा होती है और तरह तरह की बीमारियां हमें पैदा होती हैं। तो ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भावनात्मक भी विकार होते हैं, इसलिए आपका बच्चा मानसिक भावनात्मक रूप और शारीरिक रूप से भी अच्छा बने, इसलिए मांसाहार मना किया जाता है। रेडिएशन के भी बहुत दुष्परिणाम हैं। ये जो हमारा मोबाइल है, हमारा टीवी है, हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, इसकी जो रेज हैं वो बड़ों के स्कल में 25% पेनिट्रेशन है उसका, और 5 साल से 10 साल के बच्चे में 50% पेनिट्रेशन है, और गर्भ से लेके 5 साल तक 75% पेनिट्रेशन ब्रेन में होता है, जिसके कारण उस बच्चे का मानसिक विकास कम हो जाता है और डिरेंज्ड हो जाता है। वो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, ट्यूमर बन सकता है और इवन उस बच्चे को कैंसर की संभावना भी होती है। और ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके अंदर जाता है, और अगर आपने ज्यादा देखा रात में तो फिर आपको थकान लगेगी, चिंता लगेगी, याददाश्त कम होने लगेगी। इसके अलावा जब ये बनता है, हमने आपको बताया कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो उनके जर्म सेल पे इसका इफेक्ट पड़ता है, पिता और माता के। तो अगर आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं गर्भ में आने के पहले, तो ये जो आपके जर्म सेल्स हैं इन पे इफेक्ट पड़ेगा, जो कि जनरेशन टू जनरेशन दूसरी जनरेशन में भी जाएगा। इसलिए कृपा करके इनका इस्तेमाल कम करें, और जो लड़के लड़कियां या जो माता पिता अपने पैर पे रख करके या बहुत देर तक इसको चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके शुक्राणुओं की जो क्वांटिटी होती है और उनकी गुणवत्ता जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो है ये अच्छा बच्चा नहीं दे सकते हैं। बहुत बच्चे अपने पैंट में लगाते हैं, बेल्ट में लगाते हैं, ये सारी चीजें छोड़नी चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आपको थोड़ा सा, अगर टाइम है तो हम थोड़ा वैज्ञानिक इस बात को बता दें कि जप और ध्यान क्यों करना चाहिए। समय है? जी आप ले सकते हैं। अच्छा, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप ध्यान क्यों करें, क्योंकि ध्यान करने से, ये आप देखिए, ये ब्रेन हमारा है और इस ब्रेन के ये एक सेंटर है, ये येलो वाला, जिसको हिपोकैम्पस करते हैं, जिसको हमने बताया
कि इसके अंदर मेमोरी एंड लर्निंग पावर होती है। तो जब आप ध्यान करते हैं या जप करती हैं तो इससे इसकी वॉल्यूम कम हो जाता है और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है कि मेमोरी एंड लर्निंग पावर हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक दूसरा सेंटर है जिसको एमिगडाला कहते हैं। इसके अंदर फियर, फोबिया, चिंता, शंका, सारे नेगेटिव थॉट्स इसके अंदर जाते हैं। इसी को कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम जब ध्यान जब करते हैं तो इस सेंटर का वॉल्यूम कम हो जाता है और हमारे अंदर के टेंशन जो है वो रिलीज होने लगता है। हमें किसी चीज से, जैसे गर्भवती माताओं को बहुत तनाव रहता है, डर रहता है, ये सारी आपकी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और नहीं तो आप डरती रहेंगी, आपके अंदर तनाव रहेगा तो ऐसा ही बच्चा भी पैदा होगा। इसलिए आप जब ध्यान करें। इसके अलावा ये तीसरा सेंटर है जिसको कि सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमको कंसंट्रेट नहीं करने देता है, ये हमको फोकस नहीं करने देता है, हमारे विचारों को भगाता रहता है। जिसको हम लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पूजे में मन नहीं लगता। तो अगर आप बार बार करेंगी तब तो ये छोटा होगा, और अगर बार बार ध्यान करेंगी तब ये छोटा होगा। अगर आप ये सोच के छोड़ दें कि फिर हमें मन नहीं लग रहा है तो हम क्यों करें, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये आपको सिंगुलेट कॉर्टेक्स को छोटा करने का एक प्रक्रिया है, एक ये प्रयोग है। इसलिए आप मन लगे ना लगे, आप इस पे छोटा करने का प्रयास करेंगी तो आपका मन लगने लगेगा। एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं तो एक जन्म भी लग सकता है। भगवान राम को भी प्रॉब्लम थी जो वशिष्ठ जी से पूछा था। इसके अलावा ये प्री सेंट्रल हमारा डॉर्सल कॉर्टेक्स है जिसका काम है निर्णय लेने की क्षमता, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी विल पावर, हमारे विचार को, हमारे इमोशंस को, और हमको सीखने की और ध्यान देना, हम जागरूक रहें, तो इस सब को ये बढ़ाता है। तो इसको ये क्या होता है, इसकी भी ब्लड सप्लाई और इसका भी वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके कारण ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं और वही बच्चे की भी बढ़ेंगे। तो आप ध्यान करेंगी तो ऐसा होगा। डेविडसन एक हैं हमारे, 2008 में इन्होंने बताया कि 30% हैप्पीनेस बढ़ जाती है अगर हम ध्यान और जप करते हैं, और खुश रहना माता को बहुत जरूरी है। इसी तरह से एलिजाबेथ ब्लैकबर्न है जिन्होंने ये बताया कि आपके क्रोमोसोम्स, ये मतलब जीन्स जिसमें रहती हैं, उसके ऊपर ये रेड कलर की जो टोपी सी है इसको टीलोस्मियर कहते हैं, और ये टीलोस्मियर आपके ध्यान से लंबा बड़ा हो जाता है और इसका काम है आपकी एजिंग को कम करना, मतलब एजिंग को आपके अच्छा कर देता है, एजिंग को बढ़ा देता है। तो एजिंग को बढ़ाने से क्या मतलब हुआ, एज बढ़ती है तो हमें रिंकल्स हो जाती हैं, हमारी याददाश्त कम होने लगती है, तरह तरह के जो बुढ़ापे में जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारा। इसके अलावा जप का क्या रोल है, जप करने से देखिए वाइब्रेशंस होते हैं, और वो वाइब्रेशंस दो तरीके के हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। एक तो जब हम बार बार जप करते हैं, बार बार जप करते हैं, तो उस वाइब्रेशन से हमारे षट चक्रों का, जो हमारे अंदर ये षट चक्र हैं, ये देखिए ये सारे हमारा सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धामय चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र, ये सब एनर्जी सेंटर हैं। ये इनको एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके आपकी वाइटल एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसके कारण आप बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। दूसरी बात, ये अगर इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, पूरी श्रद्धा और विश्वास क्या है, ये प्राइम पेट्रोल है आपके जप का। तो प्राइम पेट्रोल से क्या होगा, श्रद्धा और विश्वास से एक मैग्नेटिक वेव्स बनेंगी और वो स्पाइरली आपके मस्तिष्क से निकल करके विश्व ब्रह्मांड में चली जाएंगी, और विश्व ब्रह्मांड में उसी तरीके के जो वाइब्रेशंस हैं, उसी टाइप के विचार को लेकर के, और उनसे वो चिपक करके उसमें आपके पास आ जाएंगे।
तो इसी को कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव कि 24 बार गायत्री मंत्र पढ़िए तो 24,000 के बराबर हो जाता है यदि आप गुरुदेव के साथ पढ़ते हैं। और इसका तो एक अब अभियान भी चलाया गया है कि 6:20 से लेके 6:30 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव की वाणी के साथ 24 बार गायत्री मंत्र उनके साथ साथ पढ़िए। तो इस तरह से जप का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है। तो इसलिए जप और ध्यान दोनों आवश्यक हैं हमारी गर्भवती माता को। अब तो ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। अब जप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र जो है वो है हमारा गायत्री मंत्र। इसको जो है ये एम्स इंडिया, दिल्ली के एम्स की डॉक्टर ने भी इसको प्रमाणित किया है कि गायत्री मंत्र संस्कृत में पढ़ने से ये हमारे ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ जाता है और हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। जो हमारे कुविचार हैं वो निकल जाते हैं और अच्छे विचार उनकी जगह आ जाते हैं। और यही नहीं, हार्वर्ड स्टैनगिल जो अमेरिका के हैं उन्होंने ये प्रूव किया था कि ये सब जितने भी मंत्र हैं दुनिया में, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र अमंग ऑल। और इसका काम है हमारी उल्टी हुई बदबुद्धि को उलटकर सीधा करना। तो इस तरह से जो है ये गायत्री मंत्र का यदि आप उच्चारण करती हैं, जप करती हैं पूरी श्रद्धा निष्ठा से, तो ये इफेक्ट आपके बच्चे में आएगा। अब आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये शॉर्ट में हम बता देते हैं। इसके लिए अलग से शायद किसी ने लेक्चर लिया हो, नहीं लिया है तो आपका ले लिया जाएगा। सुबह उठते ही आप उषापान करिए और पहले तो जागरण गीत लगाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, बच्चे को उठाइए, जागरण गीत लगाइए, उषापान करिए, सूक्ष्म नाश्ता, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ वॉमिटिंग वगैरह का सेंसेशन होता है, होती रहती है। तो कोई सूक्ष्म नाश्ता, आप बादाम ले सकती हैं, अखरोट ले सकती हैं, किशमिश ले सकती हैं। और आप ये सब नहीं खा सकती तो सत्तू बना लीजिए, सत्तू 1 चम्मच खा लीजिए ताकि एसिडिटी पेट की ठीक हो। उसके बाद संगीतमय वातावरण घर का रखिए, नहाइए धोइए, आसन व्यायाम करिए, इसका भी एक लेक्चर अलग से होता है जो कि आपका लिया जा सकता है। उसके बाद जब ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, यज्ञ और आरती करिए। यज्ञ से जो आपका मंत्र है वो मैग्नीफाई हो जाता है और उसका प्रभाव अलग तरीके से बहुत तेज पड़ता है। इसलिए यदि यज्ञ कर सकती हैं तो समिधा यज्ञ, नहीं तो दीप यज्ञ, नहीं तो कोई भी आप भावना से यज्ञ कर सकती हैं। तो मंत्रों का तो असर पड़ ही जाएगा, चाहे उसकी ताप का और उसके प्रकाश का ना पड़े तो भी दीपक जला के कर सकती हैं। उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता जिसमें अंकुरित इडली वगैरह ले सकती हैं। इसके अलावा अपने घर का काम करिए, नहीं तो ऑफिस जाइए, भोजन लंच में करिए जैसा बताया गया है, संतुलित सात्विक संस्कारित आहार खाइए, दोपहर में विश्राम करिए, बच्चे से बातचीत करिए, फिर उसके बाद एक दीपक जला के ध्यान करिए, उस बच्चे से बात करिए कि जैसे ये दीपक जल के दूसरों को प्रकाश देता है, हम चाहते हैं ऐसे ही गुण आपके अंदर आए, आप खुद प्रकाशित हों और दूसरों को भी प्रकाशित करें। फिर उसके बाद सत्संग करिए, प्रवचन सुनिए और बच्चे को भी बताइए कि आज आपने क्या सुना, वो गुण आपके अंदर भी आए इस भावना से। उसके बाद मध्यकालीन थोड़ा सा या चना वगैरह, नहीं तो कोई सूप, नहीं तो आप मट्ठा या कोई भी फल, जो भी आप हल्का फुल्का खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकती हैं। और इसके बाद सायंकालीन दिनचर्या में फिर से घर का काम करिए, पूजा आरती करिए, बच्चे को भी साथ में रखिए। नाद योग जरूर सुनिए। नाद योग क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि इस सृष्टि का सृजन जो है, कहते हैं सविता से एक ओंकार की जो नाद निकलता है, जो कि बिना किसी शब्द नाद है, वो किसी चीज से नहीं, वो अपने आप वो नाद निकलता रहता है, उसी से सृष्टि का सृजन हुआ है, जिसको ओंकार कहते हैं। ये ओंकार आकर के नीचे, जैसे गंगा जी का धारा गंगोत्री से नीचे आके 7 धाराओं में बढ़ जाती है सप्तऋषि पे, वैसे ही ये ओंकार की धारा 3 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको कि हम त्रिपुटा गायत्री के नाम से जानते हैं। और यही धाराएं फिर बाद में और भी बढ़ जाती हैं, जिसको कि आप सब स्वरों के मानते हैं। तो वो बच्चा क्योंकि सोल कॉन्शियस है, इसलिए उसकी आत्मा जो है जहां से आई है, परमात्मा से आई है,
उसकी आवाज ओम है तो वो उसको सुनने में उसको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिए, सुबह शाम सुनिए तो और भी अच्छा है। उसके बाद स्वाध्याय करिए। ऐसा स्वाध्याय सोने वाला नहीं कि किताब लिया और सो गए। आधे घंटे का स्वाध्याय करिए जिसमें 20 मिनट पढ़िए ध्यान से, 5 मिनट उसको चिंतन करिए, लाइन लगाइए, अंडरलाइन करिए, और 5 मिनट उस बच्चे से भी बात करिए, आज हमने ये पढ़ा और ये गुण आपके अंदर आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद रात्रि का भोजन करिए, टहलने जाइए, आपके पति हो या जो भी घर में हो साथ साथ टहलने जाइए ताकि आपका दोनों का ट्यूनिंग अच्छा बना रहे। उसके बाद रात में 1 कप या 1 गिलास दूध में थोड़ा हल्दी छौंक करके उसको पीजिए, क्योंकि हल्दी से जो आपका दूध पीते हैं उससे कहते हैं नींद अच्छी आती है, तो नींद भी अच्छी आएगी। और फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए, उस बच्चे से बात करिए कि अब चलते हैं भगवान की शरण में, और उनसे ऊर्जा लेकर के फिर कल उठेंगे और फिर अच्छे काम करेंगे। तो शयन का एक गीत सुनाते हैं ताकि हम लोग आराम से सो जाएं, उसके बाद शयन कर लीजिए। ये तो हो गया आपकी दिनचर्या। तो इस तरह से आहार दिनचर्या के बारे में भी बताना है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी आपको इसके बारे में कह रहे हैं कि ये बच्चे का गर्भ से ही संस्कार होता है, उनका भी संदेश सुनिए। ये हमारा इस वर्ष का संकल्प है। इस संकल्प में आप कितना भागीदारी कर सकते हैं? युवा का निर्माण जो है वो बाल्यकाल से हो जाता है, गर्भ काल से हो जाता है। गर्भ पूजन संस्कार हमारे यहाँ से चालू हुआ तो कई सरकारों ने अपने आप अपना लिया। हमारे यहाँ डॉक्टर गायत्री जी ने उसको साइंटिफिक रूप में डिपिक्ट किया और उसके बाद उसके पावर पॉइंट बनाए, जगह जगह भेज दिए। सब कई बच्चियां ट्रेन हो गई, युवा ट्रेन हो गए और वो प्रशिक्षण देते हैं। अगर गर्भ से आने वाला बालक सही होगा और गर्भ से आने वाला बालक, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब विचार का आदान प्रदान भी हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अब आप लोग की तरफ से जो भी है उसको शुरू करेंगे। हेलो जी, हेलो जी, खूब धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गायत्री आंटी। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बच्चे को कैसे गढ़े, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, पर कोई अच्छा मनुष्य नहीं बनाना चाहता। तो मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए मानव शरीर के 3 आयाम से शुरुआत की कि 3 आयाम है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड माँ से जुड़ा होता है। तो अगर माँ अच्छे खान पान को अपनाए, अच्छा सोचे, तो वह अच्छे उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट करता है। गर्भोत्सव को डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसे कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी कोरिलेट किया। इसमें उसके परिवार वाले भगवान के प्रेजेंस में इस कर्म कांड को संपन्न किया जाता है। फिर हमारे जो प्राचीन औरतें थे उन्हें भी ये चीज पता थी कि घर में ही बच्चे को कैसे गढ़ना है, और वो गढ़ते भी थे। उसमें भी आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो आज की पीढ़ी को सबको जागना बहुत जरूरी है, तभी आने वाली पीढ़ी को गढ़ सकते हैं। तब की शक्ति कैसे इम्पैक्ट करती है वह भी विद एग्जाम्पल्स आपने बताया। शारीरिक मानसिक वातावरण अगर अच्छा बनेगा तभी आने वाली पीढ़ी अच्छी हो। बच्चे के ग्रोथ को स्टेज वाइज इन डिटेल एक्सप्लेन किया। लेट्स एग्जाम्पल कि बच्चे की फाउंडेशन फर्स्ट मंथ में होती है, देन जब गर्भोत्सव संस्कार किया जाता है तो उसके आहार विहार एंड देन उसका रूटीन कैसा होना चाहिए, फैमिली को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उस बारे में डिटेल में बताया जाता है। क्या चीजों को भी ध्यान में रखना है। देन अच्छा म्यूजिक वाइब्रेशंस कैसे इम्पैक्ट करता है। घर में जो सिखाया जाता है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही रह जाता है। एंड देन 8th मंथ में लाइक लर्निंग करना स्टार्ट करता है। 9th मंथ में वो लैंग्वेजेस सीखते हैं। तो बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिभा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, तो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक बातें बताई। देन माँ को स्वस्थ और नियमित
दिनचर्या बनानी पड़ेगी। डिटेल डाइट चार्ट भी बताया ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषण मिले। मस्तिष्क पर ध्यान और जप का प्रभाव बताया। एंड लास्ट प्लेन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दैट इज आल्सो इन डिटेल। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर शांति दास जी से, प्लीज। जी ओके, हम नेक्स्ट ले लेते हैं तब तक। निशा दीदी बड़ौदा से, प्लीज अब अपना क्वेश्चन पूछिए। वो अभी आज हमारी 9 बहनें प्री प्लानिंग में है, बच्चा प्लान कर रही है। तो किसी को 7 साल हुआ, वो अभी सेमिनार में जुड़ी हुई है। नहीं, फिर से रिपीट करिए। हाँ, प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम। हाँ, वो आज हमारी 9 बहनें सेमिनार में जुड़ी हुई है, वो बच्चा प्लान कर रही है। तो किसी का शादी का 9 साल हो गया है, किसी को 7 साल हो गया है। तो अभी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ रही है, बच्चा नहीं हो। उनका मार्गदर्शन करें आज। देखिए, हर चीज नॉर्मल है तो बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आध्यात्मिक प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको टेंशन हो रहा होगा, तो टेंशन से क्या होता है, आपके वैसे हार्मोन्स हैं टेंशन वाले, तो फिर वो बच्चा जो है आपके जब नॉर्मल हार्मोन्स में डिस्टरबेंस हो जाता है तो भी बच्चे नहीं होते। और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जैसे हमने बताया तो उसका तो एक अलग से क्लास होगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप दोनों एक बार अनुष्ठान करें, तो कम से कम 3 महीने का। तो ऐसे अपना दिनचर्या जैसे बताया गया है, दिनचर्या नियमित करिए, जैसा अभी बताया गया है वैसे आहार करिए, और फिर 9 दिन का एक महीने में अनुष्ठान करिए, और उसके बाद फिर तीसरे महीने में आप ट्राई करिए। और जो बच्चा नहीं हो रहा है नॉर्मल होने के बावजूद भी, तो आप उसको भगवान के ऊपर छोड़िए, क्योंकि भगवान ही अब आपको दे सकता है, सब नॉर्मल है तो इसलिए आपका टेंशन भी रिलीज होगा और आपकी बच्चा भी आ सकता है। तो इसलिए जो है आप अपने रूटीन को, जैसा कि दिनचर्या बताया गया है, वो जब ध्यान प्राणायाम अपना रूटीन रेगुलर रखिए, बिजी रखिए और चिंता छोड़ दीजिए, तो हो सकता है कि आपको कंसीव कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल दीदी का। पायल दीदी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ दीदी, प्रणाम, जय गुरुदेव। हाँ। मैं ऐसा पूछ रही थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम हम प्याज लहसुन खा सकते हैं? वैसे प्याज लहसुन जो होता है वो तमोगुणी होता है। तमोगुणी हमारे मन को चंचल करता है, फिर वो हमको कंसंट्रेट नहीं करने देता। तो हमारे ख्याल से तो अवॉइड करिए तो ज्यादा अच्छा है। अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो स्वाद के लिए आदमी खाता है। आप देखिए, हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते, बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता आंटी का। संगीता आंटी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ दीदी प्रणाम। जी जी। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि आज गर्भ संस्कार के माध्यम से कई बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमें गायत्री परिवार की भूमिका इसमें गर्भवती के शिक्षण प्रशिक्षण से लेके उनके बाल विकास, बच्चे के जन्म के बाद के बाल विकास तक हमारी भूमिका क्या रहेगी, और हम एक दूसरे के सहयोग से
इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कृपया आप बताएं। देखिए, गर्भ का तो आप लोग करा ही रही हैं, अब गर्भ के बाद का मार्गदर्शन करना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव का है ना, बच्चों, बालकों और अभिभावकों के बीच में भावनात्मक आदान प्रदान, तो बराबर वो टच में बने रहे। आपको जो ऐसी बहनें हैं और बराबर मार्गदर्शन आपसे लेती रही। अभी आपने बहुत अच्छे हमको क्लिप्स भेजे हैं, जिसमें से एक हमने आपको दिखाया भी। तो इस टाइप से अगर जुड़े रहेंगे और हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, जिसमें गुरुदेव ने पूरा अच्छे से राइट बिफोर बर्थ एंड अप टू यंग एज बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया है, तो उस हिसाब से उनको गाइडलाइन देना पड़ेगा। उनको ऑनलाइन भी आप कर सकती हैं कि अब आपका बच्चा 1 साल का है, क्या है प्रॉब्लम ना है, तो उनको बाद वाला भी उनका क्लास लेना पड़ेगा। बाद के क्लास के लिए यही वाला है कि बालकों का 5 साल तक निर्माण कैसे करें, तो वो बहुत अच्छे से एक पावर पॉइंट बना करके उनको समझाना पड़ेगा। और ये जो किताबें गुरुदेव की हैं उसमें से निकालना पड़ेगा, तो बराबर टच में बना रहना पड़ेगा और उनको टच में बना रहना पड़ेगा। और अगर आप कर सकती हैं ऐसा 10-15 लोगों का, तो बल्कि यंग एज के बाद उनकी अपनी लाइफ कैसी है, उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, ये सब का भी अगर आप रिकॉर्ड रख लीजिए, क्योंकि आप तो कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ की, तो बहुत अच्छा हम लोग को प्रेजेंट करने के लिए एक मैटर मिल जाएगा। और कुछ सॉल्व हुई प्रॉब्लम? जो आप पूछ रही हैं उसका जवाब मिला? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि दीदी का। रुचि दीदी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ और मैंने ये सेमिनार पहली बार ही अभी अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो जानकारी है ये और लोगों तक पहुँचाने के लिए इसका कोई डाटा है या फिर जो भी अभी सेशन में पीपीटी द्वारा बताया गया वो हम लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं? ये आपको आप कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ की? ग्वालियर। ग्वालियर में तो हमारे संजय गुप्ता जी हैं वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वो एक और वो है वहाँ पे, बहुत लोग हैं वहाँ पे। मुझे कैसे उनका कांटेक्ट वगैरह मिल सकता है? आपको कांटेक्ट मिलेगा ग्वालियर का, इस नंबर पे आप फोन करिएगा। 79 एक मिनट। जी बोलिए। 79 83 जी 90 जी 34 जी 65 जी। इस पे फोन करिएगा आप कल 10 बजे, 10 के हाँ। बाद 10 से 11:30 के बीच में। तो हमारे इंजीनियर हैं रितु सिंह, वो आपको बताएंगी कि आप किससे संपर्क करिए। ठीक है। आपको पावर पॉइंट भी मिल जाएगा, अगर आप लेक्चर भी मिल जाएगा, आप उसको सुन करके अपने आप ट्रेन भी हो सकती हैं और आप अपने को बताइए और दूसरों को बताइए अपने। जी धन्यवाद। थैंक यू। अगला प्रश्न है अर्पित भैया का। अर्पित भैया प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। दीदी प्रणाम। दीदी मैंने कई सारे क्वेश्चंस लिखे थे, मगर जैसे जैसे हमारा पीपीटी आगे बढ़ा वैसे वैसे सारे क्वेश्चन सच में रिजॉल्व हो गए। हम जब गैमेटोजेनेसिस पे थे तब मैंने लिखे थे। बस एक क्वेश्चन पे मतलब एक ही छोटा सा प्रश्न है कि जो हेरिडिटी रोग हैं, अनुवांशिक रोग हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल जो डिजीजेस है, मतलब साइकोलॉजिकल नहीं फिजियोलॉजिकल, उस पर इस पुंसन संस्कार का स्पेशली और इस तरह की दिनचर्या का क्या फर्क पड़ता है? और उसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन कि दीदी हम लोगों ने इस अपने स्लाइड में हर चीजों के ऊपर में फोकस किया है, बस एक चीज मैं और चाहूंगा कि थोड़ा सा प्राणायाम कौन सा और कैसे, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट हल्का सा 1 मिनट में कर देते तो बहुत अच्छा लगता है। इतना ही था।
वैसे प्राणायाम के लिए तो एक अलग से स्लाइड है, मतलब 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि प्राणायाम तो 3 तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें गायत्री महामंत्र का उच्चारण भी करते हैं, सांस भी खींचते हैं और ध्यान भी उगते हुए सूर्य का करते हैं। तो ध्यान का भी फायदा हो गया, जप का भी हो गया और प्राणायाम का हो गया। तो प्राणायाम से क्या होता है कि एक तो हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमारी ब्लड केमिस्ट्री को चेंज करता है। दूसरी बात, उससे हम प्राण खींचते हैं, प्राण तत्व, महाप्राण से प्राण तत्व खींचते हैं। कैसे, कहाँ से? नाक से तो ऑक्सीजन लिया, तो अगर ऑक्सीजन देने से ही आईसीयू का मरीज बच जाता तो फिर हम सबको बचा लेते। इसका मतलब कि बॉडी में कोई प्राण तत्व है जो कि हम अंदर खींचते हैं और जिसके कारण हम जिंदा हैं, और वो खींचते हैं हम अपने आप को, हमने बताया ब्रह्मरंध्र से। तो ब्रह्मरंध्र से वो हमारे आज्ञा चक्र से होता हुआ हमारे मूलाधार चक्र पर जाता है और मंथन करता है। और क्या करता है, इसलिए कहते हैं प्राणायाम करते वक्त आपको सीधा बैठना है ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। और ध्यान किसका करना है? उगते हुए सूर्य का। उगते हुए सूर्य का मतलब सविता का। सविता क्या है? सूर्य का प्राण है। तो सूर्य के प्राण से आप मानसिक रूप से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने अपने इसको कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया, तो वैसे ही हम मानसिक रूप से उस सविता से कनेक्ट हो जाते हैं। कहाँ से कनेक्ट? महाप्राण है वो। महाप्राण से हमारे अंदर जो छोटा सा प्राण बैठा हुआ है उससे कनेक्ट हो गया। अब फ्लो के लिए तार होना चाहिए, तो हम कॉर्डलेस तार का काम करता है क्या? आपका गायत्री महामंत्र। तो इस तरह से जो गायत्री महामंत्र के उच्चारण के साथ और भावना करते हैं जब कि हमारे अंदर के कषाय कल्मश बाहर जा रहे हैं निकालते वक्त, और अंदर खींचते हुए कि वो कषाय कल्मश हमारे बाहर जो गए हैं उसकी जगह अच्छे अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं अंदर आ रही हैं। तो इसकी प्री रिक्विजिट है कि आप 2 तरह से, आप एक वाइटल एनर्जी भी लेते हैं और आप ऑक्सीजन भी लेते हैं, तो दोनों तरह से प्राणायाम एक्ट करता है। तो हमारी गर्भवती माताओं को कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन का क्या मतलब हुआ? राइट हमारा सूर्य स्वर है और लेफ्ट चंद्र स्वर है, दोनों बैलेंस। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे है सिंपैथेटिक। आप डॉक्टर हैं? अच्छा, चलिए, एक हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में। एक तो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे चाहने से चलता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो बिना सोचे समझे चलता है। और वो क्या करता है? वो हमारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को चलाता है। उनकी भी ये प्राणायाम के माध्यम से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। और वो किसको करता है? वो हमारे हार्ट को चलाता है, लंग को चलाता है, किडनी को चलाता है। इस तरह से जो बिना हमारे इच्छा के चलते हैं वो वाले सिस्टम को ये चलाता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस तरह से प्राणायाम बहुत जरूरी है जो कि करना चाहिए। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन, क्यों? क्योंकि उससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस हो गया तो हमारा मन शांत हो जाए। सिंपैथेटिक क्या करता है? उग्र रहता है। पैरासिम्पैथेटिक बहुत डाउन कर देता है। तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले नाड़ी शोधन, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम, और उसके बाद फिर प्राणाकर्षक। ये 3 प्राणायाम, और चौथा भ्रामरी प्राणायाम। तो इसके ऊपर भी स्लाइड्स हैं, पावर पॉइंट हैं, तो वो सब आपको संगीता बहन से मिल जाएगा, या हमारे रमेश भाई जोशी हैं उनके पास है, उनसे मिल जाएगा। ये सब आप उनसे लेकर के लेक्चर वगैरह सुन सकते हैं और वो कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि इससे जेनेटिक इफेक्ट तब होगा चेंज जबकि आप, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस अगर आपके पूरे अच्छे से सिंसियरली आपने दिनचर्या चेंज कर ली, आपके विचार बदल गए, तो उस पे एपिजेनेटिक जो है इफेक्ट आ जाएगा, और वो जेनेटिक इफेक्ट भी कम हो सकते हैं। इसका कोई प्रूफ है कि नहीं है ये तो नहीं हम बता सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस पे रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन अगर इस टाइप के कोई कपल हैं तो उनकी दिनचर्या आप ऐसे करके या गर्भवती माता की करके सिंसियरली अगर करते हैं तो आप उनके बच्चे में देख सकते हैं।
जी, अगला प्रश्न है डॉक्टर शांति दास जी का। प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो। जी जी बताएं डॉक्टर साहब। हाँ दीदी, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? सुन रहे हैं? जी हाँ बताइए डॉक्टर। नागपुर। नागपुर से। अच्छा नागपुर से। हाँ नागपुर से, हमने नागपुर के अंदर, हाँ हाँ, उमा दीदी के माध्यम से हमने भंडारा में स्वास्थ्य केंद्र में हमने गर्भ संस्कार का एक शिविर चलाया है, अभियान चलाया है, और अच्छा। उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला था। और आज का आपका लेक्चर सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा हमें। जो बच्चों के जो स्वास्थ्य के दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य केंद्र में या गवर्नमेंट सेटअप में गोल्डन 1000 डे का एक प्रोग्राम है जी, गोल्डन 1000 डे, तो उसके अंतर्गत भी इस संदर्भ में बहुत अच्छा ये हो सकता है। तो आपका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छे विचार हमें सुनने को मिले। थैंक यू, सब गुरुदेव के विचार हैं। गोल्डन 1000 डे बहुत अच्छा है, 2 साल तक की संस्कार दे सकते हैं। जी यस मैम, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर के पटेल अंकल से कि प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी जी हेलो दीदी नमस्ते। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर के पटेल जिला संयोजक आनंद गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी जी। जब हाँ स्त्री पुरुष शादी के पहले संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, शादी के बाद आपने बताया ऐसे ही जीवनचर्या अनुसरण करके संस्कारवान पीढ़ी के लिए संकल्पित रह के जीवन जीते हैं, तब अवतरित बच्चे में कितने % संस्कार कर सकते हैं? मान लो कि किसी ने बच्चे के जन्म के पहले बिना जानकारी की वजह से सब कुछ नहीं कर पाए, अब बच्चा अवृत होने के बाद संस्कारित बनाना है, तो समय समय पर बच्चे की निगरानी रखने पर कितने % संस्कारित कर सकते हैं? संस्कारित बनाने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। और लास्ट में कितने साल तक बच्चे का ध्यान रखना चाहिए और कितने साल के बाद बच्चा अपने आप गुणवान बन सकता है? धन्यवाद। देखिए बच्चा जब गर्भ के पूर्व मान लीजिए नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। वैसे ये जानकारी अब आप लोग मास अवेयरनेस में देंगे तो लोग करने लगेंगे, स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेजेस में तो लोग करने भी लगेंगे। और गर्भ में आने के बाद तो 3 महीने से आपको जब गर्भ संस्कार कराया जाएगा तब ये अगर दिनचर्या, उनका भावनाएं, उनके विचार, उनका आहार यदि ये अच्छा रहा सब कुछ, तो परम पूज्य गुरुदेव ने क्योंकि गर्भ संस्कार के ऊपर जोर दिया है तो उनकी भी शक्ति काम करती है। और अगर सिंसियरली रिलीजियसली जैसे हम पूजा करने बैठते हैं, अगर बच्चे का ध्यान रखा गर्भ से लेके तो 5 वर्ष तक बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे उसके अंदर गुण डालने के लिए। 5 वर्ष तक, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमने कहा स्टोर हाउस है, तो उसमें चीजें इकट्ठा होती हैं। उसके बाद फिर वो बच्चा अपने आप करने लगता है, लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने देखिए मृत्यु पर्यंत तक संस्कार बनाए हैं, तो हमको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। लेकिन 5 वर्ष तक जो है वो 80% उसकी जो है पर्सनालिटी की नींव बन जाती है। इसलिए जो है हमें ज्यादा ध्यान जो है वो 5 वर्ष तक देना है। उसके बाद भी 5 वर्ष में तो वातावरण बन ही जाएगा, तो 5 वर्ष में वातावरण बन गया, संस्कार घर में आ गए, तो परिवार निर्माण तो पहले होगा, बच्चा तो बाद में निर्मित होगा। तो इसलिए परिवार का वातावरण वगैरह ये बात हो सकती है। आप पूछेंगे कि समाज में जाके बच्चे का क्या होगा, तो समाज चाहे जितना खराब हो, लेकिन अगर आपने बच्चे को संस्कारित कर दिया तो उसके अंदर जो अच्छे संस्कार हैं वो बार बार बुरे संस्कारों से अच्छे की तरफ खींचेंगे और आपका बच्चा अच्छा बनता चला जाएगा। अगला प्रश्न है सीलम गुप्ता जी का। प्लीज अब अपना प्रश्न पूछिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया। जी प्रणाम दीदी। दीदी हम ये पूछ रहे थे कि पुंसवन संस्कार जब करवाते हैं तो आजकल मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है, यदि औषधि नहीं मिलती तो क्या करवा सकते हैं पुंसवन संस्कार? गर्भ संस्कार
हाँ, तो पुंसवन संस्कार आप ऑनलाइन करा सकती हैं, और अगर आप औषधि नहीं मिलती है तो वो जो भी करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं, वहाँ पीपल बरगद का पेड़ तो होगा। जी दीदी मिल रही है, लेकिन 1-8% अगर किसी को नहीं मिल पाता तब के लिए पूछ रहे हैं दीदी। मिलता तो आप भावना से करा दीजिए, उनसे जी 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 जी, प्रणाम दीदी। देखिए नहीं कैसे करेंगी, एक कटोरी में जल रखवा दीजिए और कहीं भावना कराइए पीपल की, कि पीपल की ये क्वालिटी है, ये विशाल होता है, ऑक्सीजन देता रहता है, और बरगद की ये क्वालिटीज हैं, वैसी क्वालिटी आपके बच्चे में आए, गिलोय का क्या क्वालिटीज हैं, जो उसका शिक्षण है, एक एक का बात बताते हुए वो ध्यान दे उस पानी में, तो वो भावना से, उसके भावना से वो गुण उसमें आ जाएंगे, और तब उसको सुखाइए। और ऐसे पानी को पी भी सकती है। वैसे तो थोड़ा सा पिलाने में लगता है कि कहीं इसमें गड़बड़ ना करे, लेकिन ये भावना वाले पानी को पिला करके आप उसको संस्कारित कर सकती हैं। जी थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अनुराधा मुतलानी आंटी से कि प्लीज आज वो आभार व्यक्त करें। अनुराधा आंटी। हाँ नमस्कार। अनम्यूट। अनुराधा जी बहुत दिन बाद आपको देख रहे हैं। जी दीदी नमस्ते नमस्ते। दीदी आज का प्रोग्राम बहुत ही ऑसम है, और विमेन बॉडी, यू कैन हियर मी नो? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा, विमेन बॉडी विमेन कॉन्शियसनेस का जो संपूर्ण ज्ञान, विमेन बियर्स द चिल्ड्रन but the family and society has to take the responsibility। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। गर्भोत्सव संस्कार, गर्भोत्सव महिला जागृति अभियान के अंतर्गत से आपने पूरे विश्व में, पूरे भारत में हम गायत्री परिवार को एक मौका दिया कि हम लोग समाज में इसको हम लोग स्प्रेड करें और हमारा गायत्री परिवार का हम लोग नाम ऊंचा करें। So we are very thankful to you। पावरफुल पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने स्पिरिचुअल, एथरिक, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी का संपूर्ण ज्ञान आपने दिया, और ये सबसे प्रथम संस्कार है गर्भ संस्कार। इसके माध्यम से ही सारे संस्कार चालू होते हैं। तो अगर प्रथम ही स्ट्रॉन्ग रहा तो डेफिनेटली कि बाकी 16 संस्कार जो है वो तो उसको चमकना ही है। तो द वे, और हम लोगों ने कल जो डॉक्टर साहब का भी प्रेजेंटेशन था about the spiritual and scientific, उसके बारे में, it was so awesome, and you both wife and husband are really gem, and we need this sort of, इस प्रकार से अब जब ये हमारे, मैं बोलती हूँ, मैंने कल भी उनको यही कहा, पुराना हो या नहीं हो, मगर इस प्रकार से जूम के माध्यम से we get connected to you and you get connected to we all people, so we get ऐसा ज्ञान हम लोगों को कल भी मिला और आज भी मिला, and we are very very thankful to you। मैं गुजरात जोन की ओर से आपको और हमारे समस्त उपजोनल है गायत्री परिवार का, गुजरात की ओर से आपका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। हमारे अश्विन भाई, कन्नू भाई, रमेश भाई, हमारे जयेश भाई और जोशी, इन सबके, रावल भाई, और हमारे कच्छ, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, आनंद, मेहसाना, जूनागढ़, इवन एवरी कॉर्नर ऑफ द गुजरात की ओर से मैं आपका संपूर्ण आभार मानती हूँ। एंड रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कम विद सम अदर, वो जैसे गायत्री मंत्र के ऊपर स्पिरिचुअली हम लोग हाउ डू वी मेडिटेट, दैट वाज ऑसम व्हिच यू सेड कि किस प्रकार से वो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, आज्ञा चक्र के माध्यम से सविता प्राण है, नॉट इन द साइंटिफिक वे, यू नो। तो क्या है कि ये सब भी बहुत जरूरी होता है कि खाली हम लोग काम में लगे रहते हैं, मगर जो हमारा वो एसेंस है गायत्री परिवार का, वो एसेंस आप जैसे अनुभवी जो गुरुदेव के साथ रहे हैं, उनके साथ हमारा जो तादात्म्य होना बहुत जरूरी है। देखो हम सीनियर्स लोगों को ये नहीं मिला है, जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अब वो डॉक्टर साहब का, आप सबका लाभ ले लेते हैं, पर हम जो है हम लोग काम में ही ज्यादा लगे रहते हैं। तो अभी मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो सीनियर्स है, हम जैसे जो अबव 50 के लोग हैं, उनको प्लीज आप इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान से हमें वो करिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फ्रॉम गुजरात। देखिए गुरुदेव ने कहा है 4 आने का काम, मतलब गुरुदेव ने अपने को कहा है कि 4 आने का काम हम करते हैं, मतलब शांति को ही करता है, बाकी 12 आने का काम हमारे फील्ड के कार्यकर्ता करते हैं।
तो आप लोग जो है बहुत काम कर रहे हैं, और जो आज के विचार दिए गए हैं वो परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, और मार्गदर्शन श्रद्धेया जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन विचार को सुने और आप इसको आगे इसको बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति पाठ लेते थे। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।